हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेटा ये सीरीज बेसिकली उन बच्चों के लिए रहेगी जो अभी अपकमिंग अप्रैल में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहे और आपने सारी वीडियो पूरी देखी बिना स्किप किए तो बेटा आप मिनिमम 90 to 95 स्कोर कर जाएंगे। मैं इस सीरीज में आपको पहले ही बताना चाहूंगा, हम सभी अपकमिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और जितने भी मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग क्वेश्चन हो सकते हैं जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड बना सकता है अपने 12th के एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने पॉसिबल एमसीक्यूज निकल सकते हैं अपकमिंग चैप्टर से उनको डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रो देना बहुत जरूरी है। देखिए एक टर्म आता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और कितनी डिफर करती है ये हमारी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स से? तो देखिए एक बेसिक सी बात समझिए बेटा, जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो एक बहुत छोटे लेवल पे डील करता है। मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादातर डील करेगी एक इंडिविजुअल बिहेवियर पे, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगी एज आ होल को लेकर के। मतलब समझिए कि इसमें आप हर एक सेगमेंट, हर एक सेक्शन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को एक साथ इंक्लूड करके ही अपनी इकोनॉमिक्स को समझेंगे। अगर हम बात करें मैक्रो की तो मैक्रो जो है बेटा ये एक टर्म है, ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है मैक्रोस। और बेटा ये जो मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है? लार्ज। लार्ज मिलाते जाओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाते जाओ। ठीक है, देखिए इसीलिए कहा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल। मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही है, ये सबको एक साथ लेके चलने की बात कर रही है, ये एक कंप्लीट अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तो क्या कह सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ branch of economics which deal all the issues and the problem of economy as a whole। एक बेसिक सी ये डेफिनेशन आती है क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के सभी इशू और सभी प्रॉब्लम को एक साथ एज अ होल लेकर चलती है और डिस्क्राइब करती है कि कैसे हम इन इश्यूज को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की तरफ जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। यानी कि नेशनल इनकम को समझने से पहले आपको इन सब चीजों को समझना जरूरी है। देखिएगा बच्चा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बेटा एक इकोनॉमी में गुड्स कैसे क्लासिफाई करी जाती हैं जरा इनको देखिए। सबसे पहले आती हैं फाइनल गुड। क्या आती हैं बेटा? और इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा सेकंड नंबर पे आप जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी कंज्यूमर गुड की। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेटा ये क्या होती हैं? देखिए अगर आप फाइनल गुड्स की बात करें तो वह गुड जिसको बना दिया गया, अब उसके रूप में या उसके फॉर्म में कोई और बदलाव पॉसिबल नहीं है, वो कहलाती है हमारी फाइनल गुड, जिसको हम फिनिश गुड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिनिश गुड। अच्छा बेटा इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स वह सभी गुड्स की बात करेगा जैसे रॉ मटेरियल,
है ना। इनपुट्स मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में आप कुछ इनपुट डाल रहे होंगे, कुछ रॉ मटेरियल लगा रहे होंगे, तो वह सभी चीजें हमारी आ जाती हैं इंटरमीडिएट गुड में। मतलब कि ये होती हैं वह गुड जिनके बिना फिनिश गुड बन ही नहीं सकती है। अब आपको अगर मान लीजिए आपका सोफे का एक काम है, आप फर्नीचर का काम करते हैं, आपको सोफा बनाना है, सोफा तो आपकी फिनिश गुड हो गई, लेकिन अगर हम बात करें सोफा बनाने में आप यूज क्या कर रहे हैं, लकड़ी। वो जो लकड़ी है, वो जो टिम्बर आप यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। जैसे मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मुझे ये मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। मेरे को प्लास्टिक चाहिए, मेरे को निब बनाने के लिए वो फाइबर चाहिए, मेरे को इंक चाहिए। तो इन सब चीजों को मैं क्या कहूंगा, इंटरमीडिएट गुड। क्या कहूंगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड, यानी कि रॉ मटेरियल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड की और कैपिटल गुड की, तो देखिए कंज्यूमर गुड क्या होती हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड विच परचेज बाय द कंज्यूमर एज एंड यूजर। मतलब कि उसके बाद वो उसको कहीं बेचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो खुद के सेटिस्फेक्शन, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, एंड यूजर और फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये बात क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें कंजम्पशन गुड की, सॉरी कंज्यूमर गुड की, तो कंज्यूमर गुड को बेटा आप 3 पार्ट्स में क्लासिफाई भी कर सकते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, ड्यूरेबल, फिर आएगा नॉन ड्यूरेबल, और मेरे बच्चे थर्ड नंबर पे आएगा सेमी ड्यूरेबल। मतलब समझ रहे हैं क्या है ये। ड्यूरेबल वह गुड्स होती हैं जो लंबी अवधि तक चलती हैं, यानी कि इनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो ड्यूरेबल गुड में आप डाल सकते हैं कार। आप एक बार कार खरीद लेते हैं तो क्या उसको 2-3 महीने बाद बेच देते हैं, नहीं बेटा, 10-10 15-15 साल तक फिर वही कार चलती है, नहीं चलती है। एसी है या नहीं, घर का फर्नीचर बेटा 5-10 साल की फुर्सत हो जाती है, नहीं हो जाती, ये आपकी ड्यूरेबल गुड में आएंगी। अच्छा, अगर हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो जो बहुत कम अवधि के लिए यूज होती हैं, मिल्क, ब्रेड, बटर एटसेट्रा। मतलब बेटा इनकी अवधि 2 से 3 दिन से ऊपर नहीं होती है, ये कहलाती है नॉन ड्यूरेबल गुड। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेमी ड्यूरेबल की बात कर लें बेटा, तो देखिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपके घर में भी कुछ ऐसे बर्तन होंगे, क्रॉकरी सेट होंगे, जो कभी कभी जब मेहमान आते हैं तभी निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है, आपकी मम्मी को पता है आप बहुत जंगली आदमी हैं। आपको अगर उन्हीं सेट में खाना दिया जाएगा तो आप आए दिन तोड़ फोड़ करके उनको बर्बाद कर दोगे, है या नहीं। तो वो चलते हैं लेकिन इतनी ज्यादा अवधि के लिए नहीं चलते। कहीं ऐसा थोड़ी कि हमारे 25 सालों से हम इसी थाली में खाना खाते चले आ रहे हैं। बेटा 1-1.5 साल बाद नई हो जाती है, दिवाली पे धनतेरस के समय नए बर्तन खरीद लिए जाते हैं। तो हम इसमें डाल सकते हैं क्रॉकरी को। ठीक है बेटा, ये थी हमारी कंज्यूमर गुड। अच्छा, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स आर those goods which purchase by the producer as an end user। बेटा जब प्रोड्यूसर कोई सामान खरीदता है और उसको अपने प्रोडक्शन में लगाता है पर बेचने के लिए नहीं, क्लियर है, उसको यूज करने के लिए, और कुछ समय बाद वो भी एक्सपायर हो जाता है, वो कहलाता है कैपिटल गुड्स। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स में, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मशीनरी। हाँ या ना, है ना। मशीनरी प्रोड्यूसर अगर खरीद रहा है तो वो क्या बेचने के लिए खरीद रहा है, नहीं, वो उस मशीन को लगा के अपनी गुड्स को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा चीजों को, और फिर वो गुड्स को बेचेगा, जो गुड्स बन जाएंगे हमारी फिनिश गुड। क्लियर है बेटा। अच्छा, एक चीज और समझिए बेटा, मशीन जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है वो अपने प्रोडक्शन के लिए ही तो ले रहा है। अच्छा, आप इसमें भी कार को लिख सकते हैं, कार परचेज बाय फर्म
फॉर ऑफिस यूज। यानी कि अगर कोई फर्म, जैसे मैंने कहा कार खरीद ली, वो तो ड्यूरेबल गुड हो गई, तो वो कंज्यूमर गुड हो गई। बेटा जब मैंने यहां इसीलिए क्लासिफाई किया एज एन एंड यूजर, उसके बाद वो अपने ही कंजम्पशन के लिए गुड को यूज करेगा। पर यहां पर प्रोड्यूसर कार खरीद रहा है काहे के लिए? ऑफिस के लिए, उस सेल्फ पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा है। क्लियर है या नहीं? तो ये भी आपका कैपिटल गुड में आ सकता है। बेटा आगे बढ़े तो हमें उससे पहले एक सवाल को डिस्कस करना चाहिए, हु इज कंज्यूमर। अभी हम लोगों ने इतनी गुड्स की बात करी, उससे आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना चाहिए कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर यहां 3 सेक्शन में क्लासिफाई है। सबसे पहली कैटेगरी में जो कंज्यूमर कहलाता है वो कहलाता है हाउस होल्ड सेक्टर। बेटा उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी में, तो बात आती है गवर्नमेंट भी हमारी एक प्रकार की कंज्यूमर होती है कहीं कहीं पर। कैसे? अभी मैं बता रहा हूं। तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये भी हमारे कहीं कहीं पर कंज्यूमर बन जाते हैं। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर तो आपको पता ही है कंज्यूम करता है, लेकिन गवर्नमेंट, बेटा कभी कभी गवर्नमेंट भी कुछ सामान खरीदती है जो एज अ एंड यूजर होते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने खरीदा, उसके बाद वो उसको बेचेगी नहीं, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सामान बांट दे रही, जैसे मान लीजिए डिफेंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको राशन देना, तो सरकार खरीद के तो राशन देगी, खुद थोड़ी उगाएगी। अब मान लो सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई, गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ और सब जगह पर कंबल बांटो जितने भी गरीब लोग हैं, तो कंबल तो सरकार ने खरीदे होंगे ना, और उनसे सरकार पैसा भी नहीं लेगी जिनको वो बांट रही है। तो ये जो है ऐसे कैटेगरी में सरकार को भी कंज्यूमर बना देते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब मान लीजिए आपका एक एनजीओ चल रहा है, आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप रोज सुबह और रात को 4 बाल्टी अपनी गाड़ी में लेके निकलते हैं खाना, और सभी जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, स्ट्रीट एनिमल हैं, उनको फीड करते हैं। तो बेटा वो खाना बनाने के लिए आप सामान बाय करेंगे या नहीं करेंगे? तो वहां पर आप अपने कंजम्पशन के लिए तो नहीं, कंजम्पशन कोई और कर रहा है, लेकिन खरीदा आपने है, तो वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं वो भी कंज्यूमर बन जाते हैं। क्लियर है? बेटा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो बेटा इसमें एक सिंपल सी इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब में जब भी कोई एडिशन होगा, यानी कि अब मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा था, आपने और नया प्लांट खरीद लिया, आपने 500 करोड़ की नई मशीन खरीद ली, तो ये आपकी फिजिकल कैपिटल में एक तरीके से इंक्रीमेंट कर रही है, नहीं कर रही है? तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। बेटा अगर हम और आगे डिस्कस करें, इन्वेस्टमेंट 2 तरीकों से क्लासिफाई कर दी जाती है। क्या? पहले नंबर पर आती है बच्चे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर आती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बेटा ग्रॉस और नेट में अंतर क्या है? बेटा ग्रॉस इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड डेप्थ, और यहां पर डेप्थ एक्सक्लूडेड रहता है। क्लियर है? यानी कि इसमें हम डेप्थ को इंक्लूड नहीं करते। यही एक छोटा सा अंतर है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक इक्वेशन आप देखेंगे अपनी बुक में, I इज इक्वल टू चेंज इन K। बेटा K की बात करें तो ये होता है स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, और अगर चेंज लग गया तो एडिशन, क्या लग गया? चेंज इन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये हमारा चेंज इन के कहलाता है। यानी कि एडिशन कितना और ज्यादा जुड़ रहा है, I इज इक्वल टू चेंज इन के की डेफिनेशन रहती। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप की होती है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला टाइप क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बेटा सेकंड नंबर पे क्या आता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में क्या अंतर आता है, जरा एक बार इसको भी नजर दौड़ा लेते हैं। बेटा अगर हम बात करें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट
मेड ऑन फिक्स्ड assets like plant and machinery, building, etc. ठीक है, अगर इन पर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो वो कहलाएगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड अनसोल्ड, जो प्रोड्यूसर के पास अभी स्टॉक में पड़ा है पर बिका हुआ नहीं है। दूसरा सेमी फिनिश गुड, यानी कि ये अभी प्रोसेस में है किसके? फिनिश गुड होने के। ठीक बेटा, जो अगला टॉपिक है हमारा वो हमें डिस्कस करना है क्या? स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या होता है? देखिए, अगर मेरे बच्चे आप बात कर रहे हैं स्टॉक की, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में कहता हूं स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और हम बात करें फ्लो की, तो बेटा फ्लो क्या कहता है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपके पास कितने रुपए हैं, आपने जेब में हाथ डाला, निकाला, सर मेरे पास 50 रुपए हैं, तो बेटा वो आपका स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने पिछले एक मंथ में कितने खर्च किए, आपने कहा सर हमने टोटल 2000 रुपए खर्च किए, वो आपका फ्लो है। क्या है? फ्लो। स्टॉक हमेशा एक पॉइंट पे बात करेगी, अभी इमीडिएट इस सिचुएशन पे कितना है। अच्छा, जब हम फ्लो की बात करते हैं तो एक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। लास्ट 12 मंथ हो सकता है, लास्ट 1 मंथ हो सकता है, लास्ट 3 वीक्स हो सकता है। क्लियर है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट? बेटा हम लोग आगे बढ़े और डिस्कस करते हैं 4 सेक्टर ऑफ अ इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन से होते हैं? तो बेटा सबसे पहला सेक्टर जो आपका रहता है वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड आता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड आता है प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है ना, प्रोडक्शन सेक्टर। फोर्थ आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा अब हम इन 4 सेक्टर्स के बीच में समझते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर फ्लो की। किसकी? 2 सेक्टर फ्लो। एक बात समझो बेटा, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए जब हम 2 सेक्टर में बात करते हैं तो सिर्फ इसी की बात होती है। क्या रहता है इसमें? बेटा हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कराई, लाइक लैंड, लेबर एटसेट्रा। इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने, है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये हमारा है रियल फ्लो। क्या है बेटा? रियल फ्लो। और बेटा वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट करी, हाँ या ना? तो ये मनी के फॉर्म में करा गया होगा, तो ये हमारा मनी फ्लो। क्या है बेटा? मनी फ्लो। फिर अब ध्यान से समझिएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनल गुड्स प्रोवाइड कराई, है ना, क्योंकि इसने जो प्रोड्यूस किया होगा वो खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करी होगी या नहीं करी होगी? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा अब क्या है, देखिए यहां पर ये रियल फ्लो,
इधर से सर्विस गई, इधर से गुड्स आई, तो ये हमारा ऊपर था रियल फ्लो। बेटा यहां पर हाउस होल्ड ने पेमेंट करी प्रोड्यूसर को और यहां पर प्रोड्यूसर ने पेमेंट करी हाउस होल्ड को, तो ये हमारा बना मनी फ्लो इन टू सेक्टोरियल इकोनॉमी। जब हम दो सेक्टर की बात करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बने। इसको हम सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो। क्लियर है? एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी जो हमने पढ़ा वो था सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर। अब हम बात करते हैं क्या? सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बेटा जब हम थ्री सेक्टर की बात करेंगे तो हम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और प्रोडक्शन सेक्टर को लेंगे। अब देखिएगा जरा समझिए, यहां पर हमारा है हाउस होल्ड, यहां हमारा है प्रोडक्शन और बेटा यहां है हमारा गवर्नमेंट। अब एक चीज को समझिए जरा बेटा, हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ना, लैंड प्रोवाइड करा रहा है, और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहा है, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। पर बेटा उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? डायरेक्ट टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है? और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? सब्सिडीज। बेटा गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर से भी कुछ परचेज करेगी और सब्सिडीज देगी, जैसे इसे हम इंडस्ट्रियल सोप्स भी कहते हैं। पता है इंडस्ट्रियल सोप्स क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है आप कहीं बीहड़ रूरल एरिया में जाके फैक्ट्री वगैरह लगाइए, हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे 5 साल, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में 10 साल तक आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब सरकार दे रही है और बदले में हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या दे रहा है बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक चीज समझिए, ये तो थ्री सेक्टोरियल मॉडल था, पर अगर इसमें एक चीज इंगेज हो जाए जिसका नाम है फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि इन सब के बिना तो इकोनॉमी ही अधूरी है। अगर मेरे बच्चे इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम ही ना हो तो अब क्या होगा? देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विसेज दी, लाइक लैंड, लेबर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करी ऑफ सर्विसेज। इतनी तो क्लियर थी बेटा। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया हाउस होल्ड सेक्टर को? फाइनल गुड। और बेटा हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करी। ये बात भी क्लियर थी, हम लोग पीछे समझ चुके हैं। पर हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा है वो कहां रखवाती है? अपनी सेविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर भी अपनी सेविंग कहां रखवाता है? फाइनेंशियल सेक्टर में। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है नहीं कराता है? दोनों ही सेक्टर को। गवर्नमेंट के सभी अकाउंट्स कौन मैनेज करता है? फाइनेंशियल सेक्टर। तो जब हम थ्री सेक्टोरियल फ्लो की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा थ्री सेक्टोरियल फ्लो बन के निकलेगा। बेटा अभी तक ये थ्री सेक्टोरियल था, अब मान लो हम इसको कर लें फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर में एक और सेक्टर जुड़ेगा, कौन सा? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हम किसको लेते हैं बेटा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। हाँ या ना? अच्छा, ये जो इनके बीच का फ्लो चल रहा था हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के, वो अपना नॉर्मल चल रहा है। ये इनको सर्विस दे रहा है, लैंड, लेबर, और ये इनको पेमेंट कर रहा है। क्लियर है बेटा? वैसे ही हाउस होल्ड इनसे फिनिश गुड ले रहा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर को फिनिश गुड प्रोवाइड करा रहे हैं और हाउस होल्ड इनको पेमेंट कर रहा है। पर बेटा जब एक्सटर्नल सेक्टर जुड़ जाता है तो ध्यान से समझिए, हाउस होल्ड इनको क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है ना, और ये हाउस होल्ड को
नेट पेमेंट कर रहे हैं ऑफ एक्सपोर्ट की। और बेटा फर्म्स एक्सटर्नल सेक्टर से क्या करती हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट करती हैं, और बदले में एक्सटर्नल सेक्टर फर्म से क्या लेता है, पेमेंट लेता है, हाँ या ना। जब ये और जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा फोर्थ सेक्टोरियल फ्लो। क्लियर है बेटा? और इसी के साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के डिफिनेशन को और नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को, और कुछ न्यूमेरिकल के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटा प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड आ चुके हैं। 26 अप्रैल से सीबीएसई की गाइडलाइन आ गई है कि वो बोर्ड कंडक्ट कराएगा सेकेंड टर्म के, और इस सीरीज में मैं आपको सेकेंड टर्म का कंप्लीट कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का कराऊंगा, और साथ ही साथ में एक और सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी भी कवर करूंगा। तो बेटा जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।